हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। और वी वर डिस्कसिंग अबाउट वेव फंक्शन इन लास्ट लेक्चर। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर तरंग फलन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी कि तरंग फलन की जो कंडीशंस होती है, क्या शर्तें हो तभी हम लोग एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन बना पाते हैं। तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए हमारे को सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एकलमानी होना चाहिए, सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, वर्ग समाकलनीय होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल। इस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। और हमने ये बोला था कि जो वेव फंक्शन है, तरंग फलन है, उसका एक्चुअल में खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बट उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो क्या देता है अपने को, वो हमारे को क्या देता है, प्रोबेबिलिटी देता है। ठीक है ना, प्रायिकता बताता है पार्टिकल की। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी वेव फंक्शन से रिलेटेड ही कुछ और बातें कर लेते हैं, तरंग फलन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ठीक है, तरंग फलन के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं मैं। अब वेव फंक्शन से पहले वेव फंक्शन की डेफिनेशन देखी हमने, उसका मीनिंग समझा, फिर वेव फंक्शन होने के लिए क्या क्या उसकी कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अब कोई वेव फंक्शन है तो वो क्या क्या, जैसे उससे रिलेटेड और बातें करता हूँ कि कैसे उससे और कुछ कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, इसमें एक पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये बताया था, साई का स्क्वायर करते हैं, मतलब मॉड का स्क्वायर, साई स्टार साई, वो क्या देता है, प्रायिकता देता है, प्रोबेबिलिटी देता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, या मान लो कि मैं हूँ, मैं यहाँ से लेके ये एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे घूम रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक घूमता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई जानना चाहता है कि मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि कोई बंदा आया 10 बजे और 10 बजे आके वो देखता है कि मेरी यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए। किसी भी पोजीशन पे मुझे मेरी प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो वो प्रोबेबिलिटी हम लोग वेव फंक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो प्रायिकता है वो प्रायिकता ऐसे निकालते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट पे प्रायिकता निकालनी है, उसको बोलते हैं प्रायिकता घनत्व है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। वो तो ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं एक पॉइंट पे, तो साई स्टार साई, ये एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी की, जैसे यहां पर कैलकुलेट करनी है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मान लो कि यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लो x पे कैलकुलेट करनी है तो x पे प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। आपको थोड़ी रेंज में कैलकुलेट करनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब मान लो x से लेके आपको ये मान लो आपको x प्लस डी एक्स में, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, dx डिस्टेंस है। तो अगर आपको dx डिस्टेंस में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको देखो एक पॉइंट पे होती है dx पे, इतनी डिस्टेंस में अगर प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि पार्टिकल के इतनी दूरी में होने की कितनी प्रायिकता है, इतनी डिस्टेंस में प्रोबेबिलिटी कितनी है पार्टिकल के पाए जाने की, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, तो वो dx कर दो। ये dx डिस्टेंस में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रेंज dx, राइट। मुझे अगर टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए कि मेरा पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, वो बहुत दूर माइनस में जाके पॉजिटिव में बहुत दूर, मतलब कंप्लीट स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं, होल स्पेस, संपूर्ण आकाश में उसकी टोटल प्रायिकता कितनी होगी, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरा इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूँ तो टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, कितनी होती है, 1 होती है। अरे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही हो सकती है ना। तो मैं अभी देखो ये टोटल क्या है, कुल प्रायिकता 1 है। आई बात समझ। तो मैं इनको एक एक चीज को ध्यान से बता देता हूँ। क्या है ये साई स्टार साई क्या है, प्रायिकता घनत्व है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं इसको, प्रायिकता घनत्व। जनरली तो आप इसको प्रोबेबिलिटी ही लिख देते हैं, बट ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता घनत्व है। या मैं इसको ऐसे बोलूं, एक बिंदु पर प्रायिकता, एक बिंदु पर प्रायिकता।
ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, प्रोबेबिलिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ये है साई स्टार साई। क्लियर। आगे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे dx डिस्टेंस में प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो dx डिस्टेंस में यह आ जाती है प्रोबेबिलिटी साई स्टार साई dx। ये क्या है, ये dx रेंज में प्रोबेबिलिटी बिटवीन x टू x प्लस dx, मतलब dx रेंज के अंदर। तो x से x प्लस dx दूरी में प्रायिकता, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, टोटल प्रायिकता। ये क्या आ गया आपकी टोटल प्रायिकता। तो जब मैंने हर्मिटी ऑपरेटर, हम हर्मिटी संकारक के बारे में बात की थी, तो हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके बार बार कैलकुलेट किया था हमने वहां पे, है ना। तो ये प्रॉपर्टी यहां से मिलता है। ये प्रॉपर्टी तभी मिल पाता है जब साई, हाँ सॉरी, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ नई चीजें बताता हूं। देखो एक और बात होती है, अगर यदि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टो इज इक्वल्स टू 1 है, अगर ऐसा है कोई फंक्शन के लिए, तो हम लोग साई को बोलते हैं कि ये प्रसामान्यकृत फंक्शन है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है। अगर ऐसा है, इफ ये ऐसा है, इट मीन्स देन, तब साई कैसा बोला जाता है, साई को प्रसामान्यकृत फलन है। साई इज नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। अगर आपको कभी बोला जाए कि साई को नॉर्मलाइज करो, साई को प्रसामान्यकृत करो, तो आपको उसमें साई स्टार साई डीटो करके 1 के इक्वल कर देना है और फिर उसको आगे कैलकुलेट करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब होता है कि साई कैसा है, प्रसामान्यकृत फंक्शन फलन होता है। ठीक है। आगे दूसरी बात एक और होती है, लंब कोणिकता बोलते हैं इसको, लंब कोणिकता, ऑर्थोगोनैलिटी लंब कोणिकता है। ऑर्थोगोनैलिटी का क्या मीनिंग है, ऑर्थोगोनैलिटी लंब कोणिकता का मतलब है ऐसा। अगर बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो लंब कोणिकता या ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, लंबवत। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली वो मीनिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ और है। ऐसा है, अगर कोई दो फलन है, यदि लंब कोणिकता में आप लिखो, यदि कोई दो फलन निम्न संबंध को संतुष्ट करते हैं, यदि कोई दो फलन निम्न संबंध को संतुष्ट करते हैं तो वे लंबकोणिक कहलाते हैं, तो वे परस्पर लंबकोणिक कहलाते हैं। इफ टू functions satisfy the following relation, then these are called mutually orthogonal functions. These are called mutually orthogonal wave functions. ऐसा है, मान लो दो वेव फंक्शन है, कौन कौन से, साई एंड फाई। तो अगर साई और फाई इनका इंटीग्रेशन करूं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये अगर 0 आ जाता है, इफ ये 0 आ जाता है, इसका मतलब है साई और फाई कैसे हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, परस्पर
एक दूसरे के लिए लंब कोणिक है ये साई, तो देन साई एंड फाई लंब कोणिक है, लंब कोणिक तरंग फलन है, लंब कोणिक फलन है। साई एंड फाई आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। एक तो ये हो गया अपने पास में क्या, लंब कोणिक हो गया, जिसको बोलते हैं ऑर्थोगोनलिटी, लंब कोणिकता। और एक हो गया नॉर्मलाइजेशन, ये प्रसामान्यकृत, इसका आप हेडिंग लिख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइजेशन, प्रसामान्यकरण लिख दो इसको, प्रसामान्यकरण, ठीक है। ये पॉइंट लिख लिया हमने 3-4। कई बार ये छोटा सा ये डेफिनेशन पूछ लेता है कि लंब कोणिकता का क्या मतलब है, कभी पूछ लेता प्रसामान्यकृत होने का क्या मतलब है, तो इस इक्वेशन को जो फॉलो करेगा वो प्रसामान्यकृत होगा, अगर इस इक्वेशन को कोई फॉलो कर रहा है तो वो लंब कोणिक होगा, ठीक है। ये आगे अब हम लोग एक नई चीज़ के बारे में बात करते हैं इससे रिलेटेड, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रत्याशा मान, एवरेज वैल्यू, औसत मान। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वी हैव 18 मिनट्स, ठीक है। आ जाओ भैया। प्रत्याशा मान, प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। प्रत्याशा मान का क्या मीनिंग है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्या मतलब होता है। देखो आप जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ो, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, नेक्स्ट यूनिट, उसमें साई से रिलेटेड कुछ और क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ नियम बताए गए, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ अभिग्रहित, मतलब कुछ बातें हैं जिनको फॉलो करता है क्वांटम मैकेनिक्स। और उसके अंदर एक बात बताई जाती है, वो क्या, क्वांटम मैकेनिक्स एग्जैक्ट चीजें मेजर नहीं करता, क्वांटम मैकेनिक्स प्रायिकता पर बात करता है, प्रोबेबिलिटी पे बात करता है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मान लो कि एक पार्टिकल जा रहा है, तो क्वांटम मैकेनिक्स कभी भी ये नहीं बोलेगा कि जब पार्टिकल वहां पर है तो उसकी एनर्जी इतनी है। क्वांटम मैकेनिक्स ये नहीं बोलता। क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलता है कि जब पार्टिकल वहां पर है तो उसकी एनर्जी इतनी होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। समझ रहे हो, मतलब वो प्रोबेबिलिटी में बात करता है, वो प्रायिकता में बात करता है। ये नहीं बोलेगा कि उसकी एनर्जी इतनी है, ये बोलेगा उसकी एनर्जी इतनी होने के इतने % चांस है, मतलब प्रोबेबिलिटी है इतनी। तो क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट देता है, प्रायिकता में बात करता है हमेशा, ठीक है। अब प्रायिकता में बात करता है तो ऐसा है, एक जो वेव फंक्शन है, मैंने बोला कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट पढ़ते हैं हम लोग, मतलब इसके अभिग्रहित, इसकी जो मेन फंडामेंटल बातें हैं वो पढ़ेंगे, तब उसके अंदर एक चीज यह आती है कि जो साई है उसको ऐसा लिखा जाता है C1 phi1 C2 phi2 C3 phi3, ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब कुछ n, ये साई क्या है, अपना वेव फंक्शन है, इसको phi1 phi2 ये भी वेव फंक्शन है, इनके टर्म्स में लिखा जा सकता है। ये जो phi1 phi2 phi3 ये कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे जो सही टर्म है उसका वो है ऑर्थोगोनल। तो जो साई है वो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस के पदों में लिखा जा सकता है, इसके टर्म्स में लिखा जा सकता है। इस चीज को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। ऐसा है जैसे मान लो कि हम लोग एक आर वेक्टर ऐसे लिखते हैं ना, 2ik + 3jk + 4kk, ऐसे लिखते हैं ना। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो आर वेक्टर है उसका x डायरेक्शन में, i डायरेक्शन में जो वेटेज है कि i डायरेक्शन में उसका इफेक्ट कितना है, वो है 2। j डायरेक्शन में जो इसका इफेक्ट है वो है कितना, 3। k डायरेक्शन में जो इसका इफेक्ट है वो है 4। ऐसा ही है ना। अरे कहीं पर अगर मेरे को r वेक्टर बनाना है, r वेक्टर, ये r वेक्टर, इसका मतलब मुझे x डायरेक्शन में 2 चलना पड़ेगा, y में 3 चलना पड़ेगा, z में 4 चलना पड़ेगा, तब जाके मैं पहुंचूंगा। मतलब मीनिंग ये है कि इसका x डायरेक्शन में इतना इफेक्ट है, y डायरेक्शन में इतना इफेक्ट है, z डायरेक्शन में इतना इफेक्ट है, ठीक है। तो इसी वे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर
इसी सेम वे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या ये जो साई है इसका फाई 1 में इतना इफेक्ट है, फाई 2 में इतना इफेक्ट है, फाई 3 में इतना इफेक्ट है। इसका मतलब है कि मान लो कि अगर ये एनर्जी, अगर मैं साई फंक्शन जो पार्टिकल है उसका फंक्शन हो गया साई, अगर मुझे एनर्जी पता करनी हो, अगर मुझे ऊर्जा पता करनी हो कि इस पार्टिकल की इस जगह पर एनर्जी क्या होगी, तो उसके चांसेस, जैसे अगर ये फंक्शन ये साई है वो फाई 1 भी हो सकता है, फाई 2 भी हो सकता है, फाई 3 भी हो सकता है। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। इस तरीके से एन नंबर ऑफ डायमेंशंस होते हैं इसके, एन दिशाएं हो सकती है। तो आप साई को फाई 1, फाई 2, फाई 3 इस तरीके से बहुत जगह पे लिख सकते हो। तो अगर मान लो मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो एनर्जी, मान लो इसकी एनर्जी E1 हो सकती है, इसके हिसाब से एनर्जी E2 हो सकती है, इसके हिसाब से एनर्जी E3 हो सकती है, ऐसे बहुत सारे En तक एनर्जी हो सकता है। अगर ये Cn फाई n है तो En तक एनर्जी हो सकती है। मतलब अगर कोई पार्टिकल को मैं ढूंढ रहा हूं और उस पार्टिकल की एनर्जी पता करनी है तो उस पार्टिकल की एनर्जी E1 भी हो सकती है, E2 भी हो सकती है, E3 भी हो सकती है, अलग अलग कुछ भी हो सकती है। क्योंकि मान लो ऐसा है कि मान लो 10% चांस इसके होने के हैं, 20% चांस इसके हैं, 50% चांस इसके हैं, ऐसे अलग अलग चांसेस हो सकते हैं। तो मैं पार्टिकल को जो पकड़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम पे पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी। तो क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में है ये, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप ये नहीं बता सकते कि इतनी होगी, आप ये बता सकते हो कि E1 उसकी एनर्जी E1 हो उसके चांस है 10%, E2 हो उसके चांस है 20%, E3 हो उसके चांस है 50%। आप ऐसे बात कर सकते हो। इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, एनर्जी के अनेक मान मिल सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूज मिल सकते हैं, E1, E2, E3। अब एनर्जी के ही नहीं, किसी के भी, कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो ना, कोई भी राशि, कोई भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हो तो उसके बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मैं कौन सी काम में लूँ? तो मेरे पास में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं कौन सी काम में लूँगा? इनकी एवरेज वैल्यू काम में लूँगा, और उस एवरेज औसत वैल्यू काम में लूँगा। उस औसत वैल्यू को बोलते हैं प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। चमका? अरे ये इतनी मैंने कहानी सुनाई, इसका ये मैथमेटिकल पोर्शन समझाया, इसको समझ में आया। ये चीज़ एग्जैक्टली आपके लिए इतनी रिक्वायर नहीं है, लेकिन जो सेंस है जो मैंने बताया वो यहाँ से निकल के आता है कि एक वेव फंक्शन को ऐसे अलग अलग दूसरे फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, और दूसरे फंक्शंस की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि अलग अलग इनकी एनर्जी वैल्यूज संभव है, ये कोई भी अलग अलग इनकी वैल्यूज संभव है। तो कोई भी, मान लो कि आपको कोई ऑपरेटर लगाया, आपने मान लो ऊर्जा ऑपरेटर लगाया तो ऊर्जा ही मिलेगी, संवेग ऑपरेटर, संवेग संगारक लगाया, मोमेंटम ऑपरेटर तो मोमेंटम्स मिलेंगे बहुत सारे। तो मोमेंटम के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, एनर्जी के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो, कोई भी ऑपरेटर कैलकुलेट कर रहे हो तो बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, तो आप उनका एवरेज लेके हम लोग उसका वैल्यू बताते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर अब कहानी लिखो जो मैं बोल रहा हूं वो। क्वांटम यांत्रिकी में किसी तरंग फलन को, क्वांटम यांत्रिकी में किसी तरंग फलन को अन्य लंबकोणिक तरंग फलनों के रूप में लिखा जा सकता है, तरंग फलनों के पदों में लिखा जा सकता है, अन्य तरंग फलनों के पदों में लिखा जा सकता है, अन्य तरंग फलनों के पदों में लिखा जा सकता है। इन क्वांटम मैकेनिक्स ए वेव फंक्शन कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ many orthogonal wave functions, in terms of many orthogonal wave functions, right? इसके बाद में आप ये जो मैंने लिखा ना ये लिख लो, क्लियर है? इसके बाद में यहाँ पे लिखो नीचे, ये छाप लो पॉज करके, फिर मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना। लिखो क्वांटम यांत्रिकी में किसी भी
किसी भी संकारक से संबंधित राशि का मान, किसी भी संकारक से संबंधित राशि का मान प्रायिकता में ज्ञात किया जाता है, प्रायिकता में ज्ञात किया जाता है। अतः एक ही राशि के अनेक मान संभव होते हैं। अतः एक ही राशि के अनेक मान संभव होते हैं। इसलिए उन सभी मानों का औसत ज्ञात किया जाता है। इसलिए उन सभी मानों का औसत ज्ञात किया जाता है। इस औसत मान को प्रत्याशा मान कहते हैं। इस औसत मान को प्रत्याशा मान कहते हैं। करेक्ट है? इंग्लिश वाले लिखो। In quantum mechanics, the measurements are probabilistic. In quantum mechanics, the measurements are probabilistic. So we get many values corresponds to a particular quantity. So we can get many values corresponds to a particular quantity. Hence we calculate the average of these values. Hence we calculate the average of these values. This average is called expectation value. This average is called expectation value. करेक्ट है? चलो आओ, ये तो बात समझ में आ गई कि इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। ये जैसे ये सब आ रहे हैं ना, E1, E2, E3, इन सब का क्या करना है? एवरेज निकालना है। आ गई बात समझ में? चलो एवरेज निकाल लेंगे, लेकिन इनका एवरेज ऐसे नहीं निकालते। यहाँ पर एवरेज को लिखने का जो फॉर्मूला दिया है वो इस तरीके से दिया है। देखो मैं बताता हूँ। आप नॉर्मल एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हो? जैसे E1, E2 ये एन टाइम है तो आप ऐसे निकाल लेते थे एवरेज। E1, E2 ये En अपॉन एन, ये एवरेज हो जाता था E का। ऐसे करते थे आप। अरे एन टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो एन से डिवाइड कर दो, ऐसे करते थे। बट यहाँ पर वेव फंक्शन के पदों में, तरंग फलन के पदों के में ऐसे लिखा जाता है एवरेज को, प्रत्याशा मान को। तो आपको ये नहीं लिखना, आपको ये लिखना प्रत्याशा मान। मान लो कोई भी ऑपरेटर है, मान लो ए ऑपरेटर है, उसका प्रत्याशा मान निकालना है। तो ए का प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, तो इसको ऐसा लिखा जाता है। ये एवरेज का सिंबल हो गया। एक ऑपरेटर है, मतलब ये अगर एनर्जी होगा तो एनर्जी का एवरेज, एनर्जी ऑपरेटर होगा तो एनर्जी का औसत मान मिल जाएगा। अगर मोमेंटम होगा तो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगा। ये ऐसे दिया जाता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार। ए का निकालना है ना, तो यहां पे लिखो ए साई डी टो अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टो। दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये क्या है? प्रत्याशा मान है। किसी भी चीज का प्रत्याशा मान निकालना। अगर एनर्जी का निकालना तो यहां पर एनर्जी लिख दो, यहां पर एनर्जी आ जाएगा। अगर मोमेंटम का निकालना है तो मोमेंटम आ जाएगा। यहाँ पे पोजीशन का निकालना है तो पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये वो प्रोबेबिलिटी तो है ना जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर प्रसामान्यकृत होता है, अगर फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो नॉर्मलाइज्ड होता है तो इसका वैल्यू 1 मिलता है ना, यही पढ़ा था हमने। तो अगर फलन नॉर्मलाइज्ड है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यदि साई प्रसामान्यकृत है if psi is normalized, तो देन क्या होगा?
अगर नॉर्मलाइज्ड होता है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टो क्या होता है, 1 होता है ना। और अगर ये 1 हो गया तो फिर ये नीचे वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं, ये 1 लिख दूंगा मैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में केवल ये बच जाएगा ऊपर वाला, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में ऊपर वाला बच जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार ए साई डी टो। अगर नॉर्मलाइज्ड है फंक्शन, पहले से ऑलरेडी प्रसामान्य करत है, तो अपने को ये लिखने की जरूरत है। और अगर नॉर्मलाइज नहीं है, प्रसामान्य करत नहीं है, तो ये पूरा बड़ा फॉर्मूला काम में आएगा, ये नीचे वाला टर्म भी काम में लेना है, ठीक है। और नॉर्मलाइज्ड होता है, प्रसामान्य करत होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है इसका वैल्यू 1 होता है। पढ़ा था ना नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, अरे अभी तो पढ़ी थी हमने, कहाँ पढ़ी थी, यहाँ पे पढ़ी थी, ये रही। इफ़ नॉर्मलाइज ये कितना होता है, 1 होता है, प्रसामान्य करत होता है, ठीक है भैया। ये बातें समझ में आती है ना। ठीक है, ये बातें हो गई क्लियर। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी हम लोग कुछ और, अब तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गया। अब एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड कुछ और बात करते हैं। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला आ गया ना, अरे प्रत्याशा मान का फॉर्मूला आ गया अपने पास। एंड वी हैव 3 मिनट्स। तो जैसे मान लो मुझे स्थिति का प्रत्याशा मान निकालना, स्थिति का, पोजीशन का। इसमें मैं पहली बात करता हूँ स्थिति का प्रत्याशा मान, स्थिति का प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन का अगर कैलकुलेट करना है तो पोजीशन को हम लोग x से लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अगर पोजीशन का निकालना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे ऐसे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार x साई डी टो। पहले a का कैलकुलेट करे तो a आ रहा था, x का कैलकुलेट कर रहे हैं x आ जाएगा, करेक्ट है। नीचे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टो। अगर ये नॉर्मलाइज्ड होगा तो 1 लिख देंगे, नॉर्मलाइज नहीं है तो जनरल ये हो गया, करेक्ट। ये साई का हो गया, इसी तरह स्थिति का हो गया, पोजीशन का हो गया। इसी तरीके से मैं एनर्जी का भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, एनर्जी का, ऊर्जा का प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए एनर्जी का, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एनर्जी साई डी टो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टो। अब जो एनर्जी ऑपरेटर होता है ई क्या होता है एक्चुअल में, अगर बात करूँ तो आई एच कट डेल बाई डेल टी होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ई अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार डेल आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी साई डी टो। ऊपर तो आ जाएगा, नीचे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टो, करेक्ट है। ये क्या आ गया, एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गया। इसी तरीके से मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड, संवेग का प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम का कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज जैसे मोमेंटम का कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार, फिर मोमेंटम का, ये मोमेंटम साई डी टो अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टो, करेक्ट है। पी एक्स क्या होता है, सिंस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स होता है। ये पहले पुट कर दो यहाँ पे, तो पी एक्स का मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम का प्रत्याशा मान आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स साई डी टो, और ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टो। मिल गया, अरे करेक्ट है ना। तो जिसका भी एक्सपेक्ट